नमस्कार दोस्तों, जागृति क्लासेज के ऑनलाइन प्रोग्राम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम लोग ज्योग्राफी की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हमारी जो उसमें पहला टॉपिक था रीट के हिसाब से स्थल मंडल, वो कंप्लीट हो चुका है। और हमने ये भी बोला था कि जिस व्यक्ति को या जिस बच्चे को स्थल मंडल से संबंधित अगर कोई भी क्वेश्चन आंसर का सेट चाहिए तो वो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर क्या कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, आज उसी क्रम में जो अगला टॉपिक है हमारा वो है वायुमंडल। और वायुमंडल में आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है वो चीज़ें एक बार आप नोट कर लेना। वायु, या तो इसको वायुमंडल बोल लीजिए या जलवायु विज्ञान बोल लीजिए। ठीक है, क्लाइमेटोलॉजी के अंतर्गत ही किसको पढ़ा जाता है, वायुमंडल को पढ़ा जाता है। और इस वायुमंडल में हम क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं एक बार उसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं मोटे तौर पर। तो देखिए, इसमें हमारा पहला टॉपिक रहेगा वायुमंडल और उसका संगठन और संरचना। क्या रहेगा? वायुमंडल, संगठन और संरचना। दूसरा टॉपिक रहेगा हमारा टेम्परेचर यानी तापमान एवं सूर्यताप। इसके साथ ही तापमान और सूर्यताप में अपना एक टॉपिक आ जाएगा हीट बजट अर्थात ऊष्मा बजट। ठीक है, इसके बाद में जो हमारा टॉपिक आएगा वो आएगा ताप कटिबंध। और ताप कटिबंधों को हम देशांतर और अक्षांशों के साथ में पढ़ चुके हैं, इसलिए उनके बारे में पहले ही आपका बेस क्लियर हो चुका है। तो ताप कटिबंधों के साथ में हम यहाँ देखेंगे वायु दाब कटिबंध क्या होते हैं और किस प्रकार से वायु दाब पेटियां निर्धारित होती हैं। फिर अगला जो टॉपिक आएगा अपना वो आएगा पवन अर्थात विंड्स। एवं इसके साथ में ये भी देखेंगे कि स्थानीय स्तर पर कौन कौन सी हवाएं चलती हैं और कहाँ उनको किस नाम से जाना जाता है। इसके बाद में जो अगला टॉपिक रहेगा हमारा वो रहेगा आर्द्रता एवं वर्षण। और वर्षण के साथ में हम लोग पढ़ेंगे बादल कैसे बनते हैं और बादल कितने प्रकार के होते हैं। इसके बाद में आएगा अपना चक्रवात एवं प्रतिचक्रवात। और यहीं पर एक टॉपिक अपना आ जाएगा जेट स्ट्रीम। और सबसे लास्ट में हमारा जो टॉपिक रह जाएगा वो रह जाएगा जलवायु प्रदेश। और इस जलवायु में हम देखेंगे कि कोपेन के अनुसार विश्व के जलवायु प्रदेशों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया और उनकी अपनी क्या क्या विशेषताएं। तो यहाँ किसके अनुसार देखेंगे अपन, कोपेन के अनुसार। ठीक है, तो ये रहेगा हमारा वायुमंडल का पूरा सिलेबस। और इसी क्रम में हम इस सीक्वेंस में क्या करेंगे, टॉपिकों को कंप्लीट करेंगे, क्लियर करेंगे। ठीक है, तो आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो कौन सा है आपका, वायुमंडल, संगठन और संरचना। चलिए, और इस टॉपिक को भी हम एक सीक्वेंस में एक पैराग्राफ में बांध लेते हैं कि इस टॉपिक के अंतर्गत हमें कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी है। तो इसको आप या तो स्क्रीनशॉट ले लेना या साथ साथ में इसको अपनी कॉपी में नोट करते जाना। तो देखिए, वायुमंडल, सबसे पहली बात आ रही है कि वायुमंडल होता क्या है, अर्थात हम पहले ये जानेंगे कि वायुमंडल का परिचय क्या है और वायुमंडल का महत्व क्या होता है। तो पहला जो हमारा बिंदु रहेगा इसमें वो रहेगा इसके परिचय को लेकर के, वायुमंडल क्या होता है और इसे कितनी परतों में विभाजित किया गया है, इसका महत्व क्या है, क्यों वायुमंडल पृथ्वी पर रहने वाले जीवधारियों के लिए आवश्यक है। तो इन सारी चीज़ों की चर्चा हम किसके अंतर्गत करेंगे, परिचय के अंतर्गत करेंगे। इसके बाद में जो हमारा दूसरा पॉइंट आएगा वो आएगा वायुमंडल का संगठन। वायुमंडल का संगठन अर्थात वायुमंडल किन किन चीज़ों से मिलकर के बना है, वो चीज़ें किस बिंदु में आ जाएंगी, आपकी संगठन में आ जाएंगी। और तीसरा जो लास्ट पॉइंट है इसका वो है वायुमंडल की संरचना कितनी परतों से मिलकर के बनी है, अर्थात वायुमंडल को कितनी परतों में विभाजित किया गया है,
इसकी चर्चा इसकी संरचना के अंतर्गत करेंगे, स्ट्रक्चर के अंतर्गत करेंगे। ठीक है, तो डेफिनेशन में परिचय में आ जाएगी इसकी डेफिनेशन। दूसरी, अब संगठन के अंतर्गत हम कौन कौन सी चीज़ों को पढ़ेंगे कि इसका जो वायुमंडल का संगठन है वो कितने पदार्थों से मिलकर के बना है। तो देखिए, इसको भी हम 3 भागों में डिवाइड कर लेते हैं। इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आएंगी अपनी। पहला तो आएगा कि इसके अंतर्गत कौन कौन सी गैसेज, यानी कि वायुमंडल क्या है, गैसों का एक बहुस्तरीय परतीय आवरण है। तो कौन कौन सी गैसें इसके अंतर्गत आएंगी। तो पहले तो गैसों की चर्चा करेंगे, और गैसें भी यहाँ हमारी कितने प्रकार की होंगी, 2 प्रकार की होंगी। कुछ गैसें तो ऐसी होंगी जो परिवर्तनशील रहती हैं, हमेशा उनकी मात्रा बदलती घटती बढ़ती रहती है, और कुछ ऐसी होती हैं जो स्थायी होती हैं, उनकी मात्रा में कभी कोई कमी नहीं आती है। ठीक है, तो इनको 2 भागों में डिवाइड करेंगे। पहली स्थिर गैसें और दूसरी परिवर्तनशील गैसें। गैसों के अलावा क्या पाई जाती है इसमें, एक जलवाष्प की मात्रा पाई जाती है, और ये जलवाष्प किस तरीके से वायुमंडल को प्रभावित करता है, इसके द्वारा कौन कौन सी क्रियाएं हैं जो वायुमंडल में होती हैं, उनके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। फिर अंत में जो बिंदु आ जाएगा हमारा वो क्या आएगा, एरोसोल या धूल के कण। इन 3 चीजों से मिलकर के किसकी संरचना बनी है, वायुमंडल की संरचना बनी है। गैस, जलवाष्प और धूल के कणों से मिलकर के क्या बना है, अपना वायुमंडल बना है। ठीक है, अब संरचना की बात करते हैं। तो संरचना में कौन कौन सी परतों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, सबसे निचली परत जो हमारी होगी वो कौन सी होगी, क्षोभ मंडल। और क्षोभ मंडल की अपनी क्या क्या विशेषताएं हैं। दूसरी हो जाएगी अपनी समताप मंडल। ठीक है, तीसरी परत हो जाएगी अपनी मध्य मंडल। चौथी परत होगी आयन मंडल। और सबसे अंत में परत होगी आपकी बहिर्मंडल। ठीक है, तो इन सभी परतों के बारे में जानेंगे। तो ये तो क्या हो गया, हमारा एक सीक्वेंस हो गया कि किस सीक्वेंस में इस टॉपिक को कवर करेंगे, तैयार करेंगे। चलिए, अब एक बार ये भी देख लेते हैं कि स्थिर गैसों में कौन कौन सी गैसें आती हैं। तो देखिए, सबसे पहले स्थिर गैसों में जो गैस आएगी आपकी वो आएगी नाइट्रोजन। कौन सी आ जाएगी, नाइट्रोजन। इसके बाद में ऑक्सीजन, और जो तीसरी गैस है आपकी वो है ऑर्गन। ठीक है, तो ये 3 कौन सी गैसें हो गई आपकी, स्थिर गैसें हो गई। इसके अलावा जो परिवर्तनशील गैसें हैं, तो परिवर्तनशील गैसों में सबसे पहले आएगी आपकी कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। दूसरे नंबर पर आएगी आपकी हाइड्रोजन। तीसरे नंबर पर हीलियम। ठीक है, हीलियम के बाद में मीथेन, जीनोन, क्रिप्टॉन। तो ये सारी किस प्रकार की गैसें हो गई आपकी, परिवर्तनशील गैसें हो गई। इनके अलावा एक गैस और बची आपकी यहां पर, नियोन। ठीक है, तो इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट गैसें हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। जैसे नाइट्रोजन हो गई, ऑक्सीजन हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, हाइड्रोजन हो गई। और जो जलवाष्प है ये भी किस प्रकार की गैस है आपकी, ये भी परिवर्तनशील गैस है। ठीक है, लेकिन इसके बारे में हम अलग से बात करेंगे। और परिवर्तनशील क्यों है, क्योंकि जहाँ टेम्परेचर अधिक होगा वहाँ क्या होगा, जल का अधिक वाष्पीकरण होगा, और जल के अधिक वाष्पीकरण होने से उस प्रदेश के ऊपरी वायुमंडल में क्या होगी, जलवाष्प की मात्रा सबसे ज़्यादा होगी। लेकिन ध्रुवीय क्षेत्रों में क्या होता है, तापमान कम होता है, और तापमान कम होने के कारण वहाँ क्या होगा, जलवाष्प की मात्रा कम पाई जाएगी। क्यों पाई जाएगी, क्योंकि वहाँ टेम्परेचर कम होने की वजह से जो जल वहाँ पाया जाता है वो भाप में परिवर्तित नहीं हो पाता, अर्थात वो बर्फ में ही जमा रहता है, और बर्फ में जमे रहने के कारण वहाँ बाष्पीकरण कम होता है, और बाष्पीकरण कम होने के कारण वहाँ संघनन की प्रक्रिया नहीं हो पाती, और संघनन की प्रक्रिया नहीं हो पाती हो तो वहाँ जलवाष्प की मात्रा क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसीलिए ध्रुवीय क्षेत्रों में जलवाष्प कम होने के कारण क्या होती है, वर्षा कम होती है। तो ये सारी हमारी क्या हो गई, इनको एक बार या तो आप स्क्रीनशॉट लेकर के समझ सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेना या अपनी कॉपी में नोट करते जाना। ठीक है,
चलिए बढ़ते हैं आगे एक एक करके कि वायुमंडल होता क्या है। सबसे पहले इसके परिचय की बात करते हैं। चलिए जैसे मैंने बोला आपको वायुमंडल, तो आपके दिमाग में कोई ना कोई एक इमेज जरूर बनी होगी कि वायुमंडल अर्थात क्या नजर आया होगा। या तो आपको आसमान नजर आए होंगे या नीले नीले बादल दिखाई दे रहे होंगे। अगर इसकी प्रॉपर डेफिनेशन की बात की जाए कि बताइए वायुमंडल होता क्या है, तो क्या होगा। देखिए ये हो गई हमारी अर्थ, तो ये कहा जाता है वायुमंडल की डेफिनेशन अगर आपको समझनी है कि इसकी डेफिनेशन क्या होगी कि गैसों का ऐसा बहुस्तरीय आवरण जो पृथ्वी को चारों तरफ से घेरे हुए है, क्या कहलाता है, वायुमंडल कहलाता है। तो देखिए पृथ्वी के चारों तरफ गैसों का आवरण क्या कहलाएगा, वायुमंडल कहलाएगा। ठीक है, तो गैसों का कैसा आवरण, बहुस्तरीय आवरण। क्यों है बहुस्तरीय, क्योंकि इस वायुमंडल को कितनी परतों में विभाजित किया गया है, अभी हमने देखा 5 परतों में विभाजित किया गया है, क्षोभमंडल से लेकर के बहिर्मंडल तक। तो इसलिए ये जो गैसें पाई जाती हैं वायुमंडल में, ये कई परतों में विभाजित हैं और परतों में विभाजित होने के कारण इसको क्या कहा जाता है, बहुस्तरीय आवरण कहा जाता है। ठीक है, तो क्या डेफिनेशन बन जाएगी कि वायुमंडल, या मैं डेफिनेशन भी लिख देता हूं, वायुमंडल गैसों का बहुस्तरीय आवरण है जो पृथ्वी को चारों तरफ से घेरे हुए है। ठीक है, दूसरी बात आती है कि ये वायुमंडल अंतरिक्ष में क्यों नहीं चला जाता, अंतरिक्ष में विलीन क्यों नहीं हो जाता, पृथ्वी से ही क्यों बंधा हुआ है। तो देखिए पृथ्वी से ये इसलिए बंधा हुआ है क्योंकि पृथ्वी का एक फोर्स काम करता है जिसे हम क्या बोलते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं, ग्रेविटेशन फोर्स बोलते हैं। तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण क्या है, ये पृथ्वी से बंधा हुआ है, इसीलिए ये पृथ्वी के चारों तरफ क्या हो गया है, स्थिर हो गया है। और स्थिर होने के कारण पृथ्वी के चारों तरफ रहता है। और ये जो गैसें हैं पृथ्वी पर रहने वाले जीवों के लिए, जीवमंडल के लिए क्या है, आवश्यक हैं। और इसीलिए उन गैसों की आपूर्ति हमें कहाँ से होती है, वायुमंडल से होती है। दूसरी बात करते हैं कि जो वायुमंडल है इसमें कौन कौन सी प्रक्रियाएं होंगी, या वायुमंडल जो जीवधारियों की रक्षा करने का भी काम करता है और जीवन जीने के लिए जो आवश्यक गैसें चाहिए होती हैं, जैसे नाइट्रोजन हो गई, ऑक्सीजन हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, तो इन सभी गैसों की जो आपूर्ति होती है वो कहाँ से होती है, वायुमंडल से होती है। ठीक है, दूसरी बात आती है कि वायुमंडल में ऐसी कौन सी परत है जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अपनी ओर अवशोषित कर लेता है, और उस परत में कौन सी गैस की मात्रा अधिक पाई जाती है। ठीक है, तो सभी लोगों को पता होता है कि ये जैसे हमारा सूर्य है, ठीक है, तो सूर्य से क्या आती हैं, किरणें आती हैं। तो देखो सूर्य और पृथ्वी के बीच में क्या है, कोई माध्यम नहीं है, और कोई माध्यम नहीं है इसलिए इसको क्या कहा जाता है, निर्वात कहा जाता है। यानी कि प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने से पहले कहाँ से होकर के गुजरता है, निर्वात से होकर के गुजरता है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है, सर्वाधिक होती है। दूसरी बात आती है कि सूर्य से जो किरणें आ रही हैं, अर्थात सूर्य से आने वाली जो किरणें हैं उनको क्या कहा जाता है, तो देखिए सूर्य से जो किरणें आ रही हैं इनको कहा जाता है सौर्यिक विकिरण। और ये जो तरंगें हैं ये आती हैं शॉर्ट वेव रेडिएशन की फॉर्म में, लघु तरंग विकिरण के फॉर्म में, और इन तरंगों को कहा जाता है सौर्यिक विकिरण। क्या कहा जाता है, सौर्यिक विकिरण। तो ये सौर्यिक विकिरण को तो क्या करता है, हमारा वायुमंडल आने देता है, लेकिन जब यही तरंगें पृथ्वी से परावर्तित होकर के क्या होती हैं, वापस जाती हैं, और वापस जाएंगी तब क्या होगा, ये रिफ्लेक्ट होंगी। तो ये भी कहा जाता है कि हमारा जो वायुमंडल है ये सूर्य से आने वाली सौर्यिक विकिरण के लिए तो पारदर्शी की तरह कार्य करता है। कैसे कार्य करता है, पारदर्शी की तरह। और
पृथ्वी से जाने वाले, अब पृथ्वी से जो तरंगें जाती हैं वो जाती हैं आपकी लॉन्ग वेव रेडिएशन अर्थात दीर्घ तरंग विकिरण की फॉर्म में। तो जब ये तरंगें पृथ्वी से टकरा करके क्या होती हैं, वापस वायुमंडल में जाती हैं, तो वायुमंडल क्या करता है, इन सभी तरंगों को जाने से रोक लेता है। इसीलिए यह पार्थिव विकिरण के लिए अर्थात पृथ्वी से वापस जाने वाली किरणों को क्या कहा जाता है, पार्थिव किरणें या पार्थिव विकिरण। तो जो वायुमंडल है ये सौर के विकिरण के लिए तो किस तरीके से कार्य कर रहा है, पारदर्शी की तरह कार्य कर रहा है, लेकिन सूर्य पृथ्वी से वापस जाने वाले पार्थिव विकिरण के लिए किसकी तरह कार्य कर रहा है, अपारदर्शी की तरह कार्य कर रहा है। तो इसीलिए यहाँ क्या बन जाता है, ग्रीन हाउस जैसी स्थिति बन जाती है, जिससे क्या होता है कि वायुमंडल का जो तापमान है यानी कि वायुमंडल का जो टेम्परेचर जीवधारियों के लिए आवश्यक होता है, अर्थात वायुमंडल क्या करेगा, अपारदर्शी जब बन जाएगा तो यहाँ के टेम्परेचर को ज़्यादा ना तो अधिक होने देगा और ना ही कम होने देगा, अर्थात ये क्या करेगा, एक एवरेज टेम्परेचर को रोके रखेगा। दूसरी बात आती है कि जो वायुमंडल से आने वाली सौर्य विकिरणें, इनके साथ में क्या आती हैं, कुछ पराबैंगनी किरणें आती हैं। क्या आती हैं, पराबैंगनी किरणें आती हैं, इनको अल्ट्रावायलेट वेव बोला जाता है। तो ये जो पराबैंगनी किरणें हैं ये क्या होती हैं, जीवधारियों के लिए नुकसान पहुंचाती हैं, और जीवधारियों के लिए नुकसान पहुंचाती हैं तो इनसे किस तरीके की समस्या उत्पन्न होती है, इनसे त्वचा कैंसर की समस्या उत्पन्न होती है। ग्लोबल वार्मिंग भी इनकी वजह से बढ़ रहा है, क्योंकि जब ये पृथ्वी पर आती हैं तो इनसे टेम्परेचर बढ़ेगा। तो वायुमंडल में एक परत पाई जाती है अपनी समताप मंडल, और समताप मंडल में गैस पाई जाती है ओजोन गैस। तो ओजोन गैस की वहाँ एक परत मिलेगी, ओजोन का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, O3 हो जाएगा। तो ये जो ओजोन गैस है, या कह सकते हैं कि हमारा वायुमंडल सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेता है, जिससे जीवधारियों को हानि नहीं पहुंचती है। ठीक है, तो ये कुछ हमारी परिचय की बात थी इसके अंतर्गत, और इस परिचय में हमने क्या देखा कि वायुमंडल क्या होता है और वायुमंडल के बारे में विस्तार से चर्चा की। ठीक है, अब अगला जो पॉइंट आ रहा है हमारा, अब वो आएगा कि वायुमंडल का जो संगठन है वो किन किन चीज़ों से मिलकर के बना है। ठीक, तो वायुमंडल का जो संगठन है वो किन किन चीज़ों से मिलकर के बना है। अभी हमने देखा था कि 3 चीज़ों से मिलकर के बना है, और 3 चीज़ कौन कौन सी थी उसमें, एक तो था अपना गैसें, और दूसरी थी एयरोसॉल, और तीसरा था अपना जलवाष्प। तो इन तीनों से मिलकर के क्या हुई है, वायुमंडल का संगठन या वायुमंडल निर्मित हुआ है। तो यहाँ तक आप लोगों ने जाना कि वायुमंडल क्या होता है। अगर आपसे ये पूछा जाए क्वेश्चन में तो आप क्या कहोगे कि पृथ्वी के चारों ओर वायु का ऐसा आवरण, गैसों का आवरण ही क्या कहलाता है, वायुमंडल कहलाता है। अब देखिए इसमें एक चीज़ और आपको यहाँ नज़र आ रही होगी कि ये जो सूर्य की किरणें आ रही हैं, यहाँ याद रखना कि सूर्य से आने वाली किरणें किसकी तरह काम करती हैं, शॉर्ट वेव रेडिएशन की फॉर्म में पृथ्वी तक आती हैं, और आने वाली किरणों के लिए वायुमंडल किस तरीके का काम कर रहा है, पारदर्शी माध्यम की तरह काम करता है, अर्थात इन किरणों को ये पृथ्वी तक आने देता है। लेकिन जब यही किरणें पृथ्वी से परावर्तित होकर के वापस अंतरिक्ष में जाती हैं तो इनको वापस अंतरिक्ष में नहीं जाने देता है, और वापस नहीं जाने देता है तो ये किस तरीके से काम करता है, अपारदर्शी की तरह काम करता है। तो यहाँ से एक बार सवाल पूछा गया था कि पृथ्वी से जो तरंगें वापस जाती हैं वो कौन से विकिरण के फॉर्म में वापस जाती हैं, तो आपको आंसर बताना है दीर्घ तरंग विकिरण के फॉर्म में। मैंने यहाँ शॉर्ट में लिख दिया, ये लॉन्ग वेव रेडिएशन, इसको बोला जाता है दीर्घ तरंग विकिरण। क्या बोला जाता है, दीर्घ तरंग विकिरण। ठीक है, और शॉर्ट वेव रेडिएशन को अगर पूछा जाए तो आप कह सकते हो लघु तरंग विकिरण। ठीक है, दूसरी चीज, एक सवाल ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि जो वायुमंडल है ये पृथ्वी से किस बल के द्वारा बंधा हुआ है, तो पृथ्वी से किस बल के द्वारा बंधा हुआ है, गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा बंधा हुआ है। ठीक है दोस्तों, अगला जो पॉइंट इसमें आ जाएगा वो ये आ जाएगा कि वायुमंडल जो है वो कौन सी किरणों को पृथ्वी तक आने से रोकता है। तो आप कह सकते हो कि वायुमंडल परावैंगनी किरणों को पृथ्वी तक आने से रोकता है, जिससे हानिकारक परावैंगनी किरणें पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती हैं। अगला जो पॉइंट बनेगा इसी परावैंगनी किरणों में, वो क्या बनेगा, ये बन जाएगा कि जो वायुमंडल है उसमें हमारी ऐसी कौन सी परत पाई जाती है जो परावैंगनी किरणों को अपनी ओर अवशोषित कर लेती है। तो यहाँ ओजोन गैस की एक परत पाई जाती है जिसे ओजोन परत के नाम से जाना जाता है, और ओजोन परत क्या करती है, इन किरणों को अपनी ओर अवशोषित कर लेती है। ठीक है,
अब क्या हो रहा है, धीरे धीरे मानव के हस्तक्षेप के कारण ओजोन गैस की मात्रा में कमी आ रही है। क्यों आ रही है? क्योंकि धीरे धीरे लोगों ने कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को बढ़ाया, जिससे टेम्परेचर बढ़ रहा है और ओजोन गैस में क्या हो रहा है, छिद्र हो रहा है, छेद हो रहा है। लेकिन अगर इसी ओजोन गैस में वृद्धि करनी है या ओजोन परत में वृद्धि करनी है तो हमें क्या करना होगा, CFC की मात्रा घटानी होगी, अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को कम करना होगा, जिससे ओजोन परत का बचाव हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे, उम्मीद कर रहा हूँ कि अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। अभी कुछ नहीं पढ़ा है हमने, अभी सिर्फ इसके परिचय के बारे में जाना है। ठीक है, तो वायुमंडल का परिचय क्या हुआ, इसकी डेफिनेशन हो गई। अब दूसरा पॉइंट क्या आ रहा है हमारा, वायुमंडल का संगठन आ रहा है कि वायुमंडल का जो संगठन है वो किन किन चीज़ों से मिलकर के बना है। तो अभी मैंने चर्चा की थी कि 3 चीज़ों से मिलकर के बना है। वो कौन कौन सी थी, एक बार दोबारा नोट कर देता हूँ मैं यहाँ। पहला था आपका गैस, दूसरा जलवाष्प। जलवाष्प भी एक गैस है, लेकिन इसको अलग से इसलिए लिया है कि इसके अलग से विस्तार से चर्चा करेंगे जलवाष्प के बारे में। और तीसरा जो पॉइंट था आपका वो था धूलकण, अर्थात एयरोसोल। ठीक है, तो गैसों में हमने देखा था कितने प्रकार की गैसें थी, 2 प्रकार की गैसें थी। एक तो स्थिर गैसें, और स्थिर गैसों में कौन कौन सी थी आपकी, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और आर्गन। और परिवर्तनशील गैसों में कौन कौन सी थी आपकी, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, हाइड्रोजन, नियोन, क्रिप्टॉन, जीनेन, मीथेन। और ठीक है, तो ये सारी किस प्रकार की गैसें थी, परिवर्तनशील गैसें थी। अब इसका संगठन कितनी चीज़ों से मिलकर के बना है, तो देखिए ये हो गया आपका वायुमंडल। और वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में जो गैस पाई जाती है वो कौन सी गैस पाई जाती है, आपकी नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। तो अगर इसका पूरे परसेंटेज में अगर इसको हम डिवाइड करते हैं तो इसका जो डायग्राम है वो किस तरीके से बनेगा, वो इस तरीके से बनेगा। ठीक है, तो ये जो 78% जो गैसें हैं वो कौन सी गैस पाई जाती है, इसमें नाइट्रोजन पाई जाती है। ठीक है, और 21% कौन सी गैस पाई जाती है आपकी, ऑक्सीजन पाई जाती है, O2 पाई जाती है। और 1% में अन्य गैसें आ जाएंगी। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, इसका एक डायग्राम बन जाएगा, वायुमंडल का संगठन बन जाएगा। अर्थात इस 1% में आपकी जलवाष्प भी आ जाएगी, धूल के कण भी आ जाएंगे, बाकी की अन्य गैसें भी आ जाएंगी। तो अब इन गैसों के बारे में थोड़ी सी हम विस्तार से चर्चा कर लेते हैं कि स्थिर गैसों में हमने कौन कौन सी 3 गैसें पढ़नी है। चलिए, तो ये आप नोट कर लेना, बना लेना ये वाला डायग्राम। तो स्थिर गैसों में हमारी सबसे पहली जो गैस है वो है आपकी नाइट्रोजन गैस। ठीक है, नाइट्रोजन गैस की अपनी क्या विशेषता है, तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि नाइट्रोजन गैस की जो खोज थी ये कब हुई थी और किस व्यक्ति ने की थी। तो इसकी जो खोज थी 1772 ईस्वी में रदरफोर्ड ने की थी। किसने की थी, 1772 ईस्वी में रदरफोर्ड ने। यानी कि पता कब लगा इसके बारे में कि वायुमंडल में एक गैस पाई जाती है जिसे नाइट्रोजन कहा जाता है, तो 1772 में। गैस तो बहुत पहले से ही थी इसमें, लेकिन इसके बारे में जानकारी स्पष्ट रूप से कब मिली हमें, 1772 में। और वो किस व्यक्ति ने दी, रदरफोर्ड ने दी। ठीक है, अगली जो इसकी विशेषता होगी कि वायुमंडल में इसकी जो मात्रा है वो लगभग कितने % तक पाई जाती है, तो ये वायुमंडल में लगभग 78% के आसपास पाई जाती है। और इसमें भी सभी गैसों में अगर इसकी मात्रा की बात की जाए तो क्या है, सर्वाधिक मात्रा में ये गैस वायुमंडल में पाई जाती है। वनडे एग्जाम्स में कई बार नाइट्रोजन गैस का ये सवाल वायुमंडल से पूछा गया है, इसलिए इसको याद रखना। अगला जो पॉइंट बनेगा कि वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की उपस्थिति के कारण कौन कौन सी क्रियाएं घटित होती हैं। तो जो हमारी पहली क्रिया हो जाएगी इसमें वो क्या होगी कि वायुमंडल की उपस्थिति के कारण ही क्या होगा कि इसमें वायु दाब, पवनों की गति क्या होती है, निर्धारित होती है। ठीक है, दूसरा पॉइंट बनेगा कि ये जो गैस है इस गैस के कारण क्या होता है, प्रकाश के परावर्तन का आभास होता है। दूसरा यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि प्रकाश के परावर्तन का आभास कौन सी गैस की उपस्थिति के कारण होता है। तो आप क्या कहोगे कि प्रकाश के परावर्तन का आभास
नाइट्रोजन गैस की उपस्थिति के कारण होता है। ठीक है, तो ये कुछ बिंदु थे हमारे लिए। अब यहाँ एक चीज़ और याद रखना कि जब हम आग जलाते हैं और जब आग बुझाते हैं तो आग जलाने के लिए कौन सी गैस चाहिए और आग बुझाने के लिए कौन सी गैस चाहिए। तो आपने देखिए यहाँ याद रखना कि नाइट्रोजन की उपस्थिति के कारण ही आग, यानी कि जब वस्तुएं तेज़ी से जलती हैं तब क्या किया जाता है। आपने देखा होगा कि बहुत बड़े बड़े जो मॉल होते हैं, थिएटर होते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होती हैं, उनमें क्या लगाए जाते हैं, अग्नि को बुझाने के कुछ यंत्र लगाए जाते हैं और उनमें कौन सी गैस पाई जाती है, आपकी नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। तो कह सकते हैं कि वस्तुओं को तेज़ी से जलाने से बचाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है, तो नाइट्रोजन का किया जाता है। या ये कह सकते हैं अगर वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस नहीं पाई जाती तो शायद मनुष्य आग पर काबू नहीं कर पाता। तो देखो यहाँ दो क्वेश्चन बनेंगे। एक तो ये बनेगा कि आग बुझाने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है, तो आग बुझाने में तो किया जाता है किसका, नाइट्रोजन का। और जब ये सवाल पूछा जाए कि आग जलाने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है, तब आप क्या कहोगे कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति के कारण आग नहीं जलाई जा सकती। ठीक है, तो ऑक्सीजन गैस जब वायुमंडल में होगी तभी आप क्या कर सकते हो, आग जला सकते हो। हमारे जो आदि मानव थे वो कभी लड़ गए होंगे प्राचीन कालों में, पाषाण युग में। उन्होंने क्या किया होगा, पत्थर फेंके होंगे, वो दोनों पत्थर क्या हुए, आपस में टकरा गए होंगे और उनके आपस में टकराने से क्या हुआ, चिंगारी उत्पन्न हुई। और चिंगारी जैसे उत्पन्न हुई तो वहाँ सूखी घास वगैरह पड़ी होगी और उस सूखी घास में क्या लग गई, आग लग गई। तो हमारे आदि मानवों को, हमारे पूर्वजों को पता थोड़ी था कि आग का आविष्कार करना है हमें। उन्होंने तो क्या किया, अचानक से पत्थर फेंके और आग उत्पन्न हो गई और तभी से क्या माना जाता है, आग की उत्पत्ति मानी जाती है मध्यपाषाण काल से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दूसरी बात आती है कि ये किस प्रकार की गैस है, स्वादहीन है कि स्वादिष्ट गैस है, इसका कोई रंग भी होता है या इसमें कोई गंध भी होती है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं ये रंगहीन, स्वादहीन, ठीक है, या कह दूसरी गंधहीन गैस। ना ही तो इसका कोई रंग होता है, ना ही स्वाद होता है, ना ही गंध होती है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी नाइट्रोजन गैस। और नाइट्रोजन के क्या क्या विशेषताएं हो गई। दूसरी बात ये भी आएगी यहाँ पर कि जो नाइट्रोजन गैस है इसका चक्रण वायुमंडल में कैसे चलता है, तो इसको हम विस्तार से पढ़ेंगे किस टॉपिक में, एनवायरनमेंट वाले टॉपिक में, कि नाइट्रोजन का जो चक्र है वो किस तरीके से काम करता है। तो एक बार मैं नाइट्रोजन का चक्र यहाँ बता देता हूँ जिसको थोड़ा सा आप लोग याद रखना। चलिए, तो नाइट्रोजन गैस जो है वायुमंडल में किस तरीके से घूमती है, इसका पूरा चक्रण किस प्रकार से कंप्लीट होता है। ठीक है, चलिए यहाँ लिख देते हैं नाइट्रोजन चक्र। तो कह सकते हैं कि जो नाइट्रोजन गैस की मात्रा है वो कैसे स्थिर रहती है, नाइट्रोजन चक्र के माध्यम से वायुमंडल में स्थिर रहती है, नाइट्रोजन साइकिल के माध्यम से। तो नाइट्रोजन साइकिल कैसे काम करता है, तो देखिए सबसे पहले क्या होगा, वायुमंडल में क्या पाई जाएगी, आपकी नाइट्रोजन गैस पाई जाएगी। फिर इस नाइट्रोजन गैस का क्या होगा, स्थिरीकरण होगा। और नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कौन करता है, मिट्टी में जो कुछ जीवाणु पाए जाते हैं वो क्या करते हैं, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, यानी कि वो वायुमंडल से नाइट्रोजन को ग्रहण करेंगे। जब मिट्टी की उर्वरकता बढ़ानी हो, मृदा की उर्वरकता बढ़ानी हो, उपजाऊपन बढ़ाना हो, तब क्या किया जाता है, किसान भाई क्या करते हैं कि फलीदार फसलों का उत्पादन करते हैं। और फलीदार फसलें क्या करती हैं, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करती हैं। इसके बाद में यही नाइट्रोजन फिर किस में कन्वर्ट हो जाएगी, जैविक नाइट्रोजन में कन्वर्ट होगी। किस में परिवर्तित हो जाएगी, जैविक नाइट्रोजन में परिवर्तित हो जाएगी, अर्थात इसका अमोनियाकरण हो जाएगा। और नाइट्रोजन गैस का जो अमोनियाकरण होता है ये किस गैस की अनुपस्थिति में होता है, तो ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, ये बात याद रखना। ठीक है, जब जैविक नाइट्रोजन बनेगी इसके बाद में जब इसका अमोनियाकरण होगा तब ये किस में परिवर्तित हो जाएगी, अमोनिया में परिवर्तित हो जाएगी। किस में कन्वर्ट होगी, अमोनिया में। और अमोनिया का जो फॉर्मूला है वो है NH4। ठीक, अमोनिया के बाद में फिर से इसका क्या होगा, नाइट्रीकरण होगा।
क्या हो जाएगा, नाइट्रीकरण होगा, और नाइट्रीकरण होने के बाद यह नाइट्राइट या नाइट्रेट में परिवर्तित हो जाएगी। किस में परिवर्तित हो जाएगी, नाइट्राइट या नाइट्रेट में परिवर्तित हो जाएगी। और नाइट्राइट और नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है, इसका होता है NO2 और इसका होता है NO3। और फिर से इसका क्या होगा, विनाइट्रीकरण होगा। क्या होगा, विनाइट्रीकरण हो जाएगा। और विनाइट्रीकरण होगा तो फिर से ये किस में परिवर्तित हो जाएगी, नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये इस प्रकार से क्या चलता है, वायुमंडल में एक नाइट्रोजन का चक्र चलता है। और इसके बारे में विस्तार से चर्चा हम कहाँ करेंगे, एनवायरनमेंट वाले टॉपिक में करेंगे, नाइट्रोजन साइकिल में करेंगे। चलिए आगे जो हमारी अगली गैस आ रही है वो कौन सी आ रही है, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन किस प्रकार की गैस है, स्थिर गैस है। ऑक्सीजन के बिना जीवन संभव नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं होगी तो हम लोग क्या नहीं ले पाएंगे, सांस नहीं ले पाएंगे। लेकिन धीरे धीरे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन की मात्रा में भी कमी आ रही है। और ऑक्सीजन की मात्रा में कमी आने के पीछे क्या क्या कारण है उनकी बात करते हैं। तो चलिए अगली जो हमारी गैस है वो कौन सी आ गई आपकी, ऑक्सीजन O2। तो ऑक्सीजन की मात्रा कितनी पाई जाती है वायुमंडल में, 21%, 21% के आसपास ये पाई जाती है। दूसरी बात यह है कि ये किस प्रकार की गैस है, तो ये सक्रिय गैस है। सक्रिय का मतलब होता है कि ऐसी गैस जो अन्य गैसों के साथ में मिलकर के क्या करे, अभिक्रिया करे, वो कैसी गैस कहलाती है, सक्रिय गैस कहलाती है। ठीक है, अगला जो पॉइंट आएगा वो ये आएगा कि ये एक जीवनदायिनी गैस है। जीवनदायिनी गैस क्यों है, क्योंकि पृथ्वी पर जितने भी जीवधारी रह रहे हैं उनके लिए जीवन देने का जो काम है वो कौन सी गैस करती है, ऑक्सीजन गैस करती है। इसलिए इसको जीवनदायिनी गैस भी कहा जाता है। जब ये पूछा जाए कि ऑक्सीजन को सक्रिय गैस क्यों कहा जा रहा है, तो कह सकते हो कि यह गैस जीवमंडल में अन्य पदार्थों के साथ में अभिक्रिया करने में क्या है, सक्षम है, इसलिए इसको सक्रिय गैस कहा जाता है। और निष्क्रिय गैस कैसे कहा जाएगा, कि ऐसी गैसें जो जीवमंडल में अन्य पदार्थों के साथ में कोई भी क्रिया नहीं करती हैं, वो कैसी गैस कहलाएंगी, निष्क्रिय गैस कहलाएंगी। ठीक है, दूसरी बात आती है कि जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन वायुमंडल में किस लेवल तक मिलती है। तो उस पर पहुंचने से पहले हमें ये बात देखनी है कि ऑक्सीजन का जो निर्माण होता है वो किस तरीके से होता है। तो देखिए, आपने एक प्रोसेस का नाम सुना होगा जिसे प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। ठीक है, तो इसके निर्माण कैसे होगा, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से होगा। और प्रकाश संश्लेषण में जो प्रोसेस है वो कैसे चलती है, तो देखिए प्रकाश संश्लेषण कौन करता है, पौधे करते हैं। और कौन से पौधे करते हैं, हरे पौधे करते हैं। तो पौधे किस प्रकार से करेंगे, तो देखिए वायुमंडल में क्या पाई जा रही है आपकी, कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। दूसरी, कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा जो पेड़ पौधे होते हैं, मैं एक पेड़ बना देता हूं पहले, जिससे और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, और ये हो गया आपका सूर्य, सूर्य भगवान। और यहां से क्या आ रही हैं, किरणें आ रही हैं। तो देखो, और अपनी पृथ्वी पर ही आसपास क्या है, अपना एक वायुमंडल है। तो वायुमंडल में कौन सी गैस पाई जा रही है, कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरी, कि जो पेड़ पौधे होते हैं ये अपने लिए पानी कहाँ से प्राप्त करते हैं, जल कहाँ से प्राप्त करते हैं। और जल का जो रासायनिक नाम है वो क्या है, H2O है। तो ये जल इसकी रूट से अर्थात जड़ों से क्या करेंगे, जल प्राप्त करेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड इन्होंने कहाँ से प्राप्त की, वायुमंडल से। तो H2O कहाँ से लिया है इन्होंने, मृदा से बोल सकते हैं या फिर जड़ों से बोल सकते हैं। तो जो हरे पौधे होंगी तो उनकी पत्तियां भी कैसी होंगी, हरी पत्तियां होंगी। और हरी पत्ती होने के लिए कौन सा वर्णक जिम्मेदार है, तो इन हरी पत्तियों में एक वर्णक पाया जाता है जिसे हम बोलते हैं क्लोरोफिल। कौन सा वर्णक पाया जाता है, क्लोरोफिल नामक वर्णक पाया जाता है। और इसी वर्णक की उपस्थिति के कारण इनकी पत्तियों का रंग कैसा हो जाता है, हरा हो जाता है। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड और कौन, जल आपस में अभिक्रिया करते हैं, कब करेंगे अभिक्रिया, क्लोरोफिल की उपस्थिति में। ठीक है, क्लोरोफिल होगा। दूसरा, सूर्य से आने वाले प्रकाश अर्थात सनलाइट की उपस्थिति में। किसकी, सनलाइट की उपस्थिति में। जब ये इनकी उपस्थिति में अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनाएंगे, सबसे पहले अपना भोजन बनाएंगे जिसे हम कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं,
कार्बोहाइड्रेट। तो जब ये अपना भोजन बनाएंगे तो अपना भोजन बनाने के साथ में ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन गैस रिलीज करते हैं। क्या करते हैं, ऑक्सीजन गैस रिलीज करते हैं। और क्या होता है, फिर ऑक्सीजन बन जाती है। बचपन से सुनते आ रहे हैं हम लोग कि जो पेड़ होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो देखिए इस समीकरण के माध्यम से आप शायद इस चीज को समझ गए होंगे कि किस प्रकार से पेड़ पौधों ने कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण किया और किस प्रकार से ऑक्सीजन छोड़ी। ठीक है, तो बचपन से जो सुनते आ रहे हैं वो सही है, लेकिन उसकी पूरी क्रियाविधि हमें अब तक नहीं पता थी, इसलिए आप इसको बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, ये वायुमंडल से लेते हैं, H2O ये मृदा से प्राप्त करते हैं, पानी मृदा से प्राप्त करते हैं, क्लोरोफिल इनकी पत्तियों में पाया जाता है और यही क्लोरोफिल सनलाइट की उपस्थिति में क्या करते हैं, अभिक्रिया करके अपना भोजन बनाते हैं कार्बोहाइड्रेट के माध्यम से। कार्बोहाइड्रेट इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है C6H12O6। ठीक है, और फिर क्या करेंगे, ऑक्सीजन रिलीज करेंगे और फिर यही ऑक्सीजन क्या होती रहती है, वायुमंडल में घूमती रहती है। इसी तरीके से क्या चलता रहता है, आपका ऑक्सीजन चक्र चलता रहता है। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई आपकी। अब जो दूसरा पॉइंट हमारा यहाँ आ रहा है, ये आ रहा है कि वायुमंडल में जो ऑक्सीजन गैस है इसकी मात्रा कैसे परिवर्तित होती है, अर्थात ये वायुमंडल के किस परत से लेकर के ऊपर की किस परत तक सबसे ज़्यादा पाई जाएगी, तो उसके बारे में एक बार बात कर लेते हैं। चलो, तो वायुमंडल में इसका वितरण किस तरीके से किया गया है। देखो ये है आपका धरातल 0 किलोमीटर, यानी हम कह सकते हैं ये हो जाएगा आपका पृथ्वी पर, ये धरातल हो गया 0 किलोमीटर का। और धरातल से हम कहाँ जा रहे हैं, ऊपर की ओर जा रहे हैं, अर्थात वायुमंडल की ओर जा रहे हैं। तो इसको कुछ किलोमीटर्स में डिवाइड कर लेते हैं कि कितने किलोमीटर तक। तो देखिए 0 किलोमीटर से लेकर के कितने किलोमीटर, 16 किलोमीटर तक। कितने, यानी कि धरातल से लेकर के 16 किलोमीटर की ऊंचाई पर अगर हम जाएंगे तो इस क्षेत्र में जो O2 गैस होगी वो क्या मिलेगी, सर्वाधिक मात्रा में मिलेगी। ठीक है, ये बात क्लियर हुई पहली चीजें। लेकिन जैसे ही हम 16 किलोमीटर से कहां पहुंच जाएंगे, 60 किलोमीटर के रीजन में पहुंच जाएंगे, तो यहां O2 की मात्रा में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। और 60 किलोमीटर से जैसे ही ऊपर की ओर जाएंगे, 60 किलोमीटर से ऊपर, तो क्या होगी, इसकी मात्रा न्यूनतम होती चली जाएगी, कम हो जाएगी। तो अर्थात हम यहाँ कह सकते हैं कि जैसे जैसे हम धरातल से ऊपर की ओर जाते हैं, और तो ऊपर की ओर जाने पर जब हाइट बढ़ेगी और हाइट बढ़ेगी तब क्या होगा, ऑक्सीजन की मात्रा में कमी आएगी। तो इसे एक शॉर्ट फॉर्मूले से समझ लेना कि ऊपर जाने पर O2 की मात्रा में क्या आती है, कमी आती है। ठीक है, कैसे कमी आती है कि अगर हाइट बढ़ेगी तो O2 की मात्रा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये आपका एक फॉर्मूला हो जाएगा और इसी के माध्यम से आप इसको याद रख सकते हो। ठीक है, तो ये तो हो गया इसका वितरण। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्यों आवश्यक है, क्योंकि ये जीवों के लिए श्वास लेने के लिए क्या है, आवश्यक है। इसलिए क्या किया जाता है, ऑक्सीजन को जीवनदायिनी गैस कहा जाता है। दूसरी बात आती है कि अगली जो गैस है हमारी, कौन सी, परिवर्तनशील गैस हैं। तो परिवर्तनशील गैसों में सबसे पहले हम बात करेंगे जलवाष्प की, क्योंकि जलवाष्प अन्य गैसों की मात्रा अपेक्षा क्या है, इंपॉर्टेंट है। चलिए, ये चीज़ आप समझ गए होंगे यहाँ तक। ऑक्सीजन, जलवाष्प, तो जलवाष्प किसे कहा जाता है, H2O का ही रूप है, जल का ही रूप है ये। लेकिन कौन सी अवस्था में पाई जा रही है, गैसीय अवस्था में पाई जा रही है, इसीलिए H2O को यहाँ क्या बोल दिया, जलवाष्प बोल दिया। अगर ये ठोस अवस्था में पाया जाता तब इसको क्या बोलते, बर्फ बोल देते। और अगर यही तरल अवस्था में पाया जाता तब इसको क्या बोलते, जल बोल देते। ठीक है, सिर्फ अवस्था परिवर्तन के कारण क्या हो गए, इसके नाम परिवर्तित हो गए, लेकिन जो रासायनिक फॉर्मूला होगा वो क्या रहेगा, एक जैसा रहेगा। तो जलवाष्प की अगर हम यहाँ बात कर रहे हैं कि जो जलवाष्प है ये कैसे बनती है, तो आपने देखा होगा कि जब टेम्परेचर क्या हो जाता है,
अधिक हो जाता है तो जो सागरीय और महासागरीय भाग हैं वहाँ का जल गर्म होकर के क्या होगा, भाप में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे ये क्या हो गया, जल है किसी सागरीय क्षेत्र का, महासागरीय क्षेत्र का, तो अगर यहाँ का टेम्परेचर बढ़ेगा और टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, यही जल फिर गैस के रूप में क्या होगा, ऊपर उठने लगेगा, और ऊपर उठेगा तो ये कहाँ संघनित हो जाएगा, वायुमंडल में संघनित होने लगेगा। अर्थात बाष्पीकरण की प्रक्रिया क्या होगी, शुरू हो जाएगी। और बाष्पीकरण की क्रिया के बाद में अगर ये अपना वायुमंडल है, बादल हैं, तो ये यहाँ क्या हो जाएगा, संघनित हो जाएगा, और संघनित हो जाएगा तो किसका निर्माण करेगा, बादलों का निर्माण करेगा। किसका निर्माण करेगा, बादलों का निर्माण करेगा। और जिस क्षेत्र में तापमान अधिक होता है बाष्पीकरण की प्रक्रिया भी वहाँ क्या होगी, अधिक होगी, बशर्ते वहाँ क्या होना चाहिए, एक जलीय क्षेत्र होना चाहिए, और जलीय क्षेत्र होने के साथ साथ वहाँ बाष्पीकरण की प्रक्रिया होगी, और बाष्पीकरण की प्रक्रिया के साथ में क्या होगा, बादल बनेंगे, और बादल बनेंगे तो उसी क्षेत्र में सबसे ज़्यादा बारिश होगी। दूसरी बात आती है कि ये जो जलवाष्प है ये सर्वाधिक मात्रा में किस रीजन में मिलेगी, वायुमंडल की कौन सी परत में मिलेगी, तो ये सर्वाधिक मात्रा में मिलती है आपके क्षोभ मंडल में। ठीक है, क्योंकि क्षोभ मंडल में जितनी भी मौसमी घटनाएं सारी कहाँ कंप्लीट होती हैं, आपके क्षोभ मंडल में, ट्रोपोस्फियर में कंप्लीट हो जाती हैं। इसीलिए ये सर्वाधिक मात्रा में कौन से रीजन में मिलेगी, आपको क्षोभ मंडल में मिलेगी। लेकिन दूसरी चीज़ हमें ये देखनी है कि जो जलवाष्प है ये क्या करती है, सूर्य से आने वाली सूर्यताप के कुछ भाग को अवशोषित कर लेती है, और अवशोषित कर लेती है तो क्या करेगी, यह पृथ्वी के लिए एक कंबल की तरह कार्य करेगा। जैसे मान लीजिए ये जलवाष्प वायुमंडल में है आपके, तो ये क्या करेगी कि सूर्य के किरणों को अपनी ओर अवशोषित कर लेगी इस तरीके से। ठीक है, और अवशोषित कर लेगी तो क्या करता है कि जो विकिरित ऊष्मा सूर्य से हमें प्राप्त हो रही है, वायुमंडल को प्राप्त हो रही है, उसको ये बनाए रखता है। इसीलिए कहा जाता है कि जो जलवाष्प होता है ये पृथ्वी के लिए एक कंबल की भांति कार्य करता है, जिससे यह पृथ्वी को ना तो अधिक गर्म होने देता है और ना ही अधिक ठंडा होने देता है। किसकी तरह कार्य करता है, कंबल की भांति कार्य करता है, जिससे पृथ्वी ना तो अधिक गर्म हो पाती है और ना ही अधिक ठंडी हो पाती है। ठीक है, तो ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई। दूसरी बात आती है कि जो जलवाष्प की मात्रा है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाएगी, जलवाष्प की मात्रा। तो जलवाष्प की मात्रा भी मैंने आपको बताया था कि जैसे ये हमारी अर्थ है, आप पहले भी इसको समझ चुके हो, ये 0 डिग्री वाला रीजन है, विषुवतीय क्षेत्र का रीजन है, भूमध्य सागरीय क्षेत्र का रीजन है, और ये था हमारा सूर्य। तो सूर्य से आने वाली किरणों को सबसे ज़्यादा दूरी कहाँ तय करनी पड़ रही है पृथ्वी पर, ध्रुवों पर। देख लीजिए, आपको दिख रहा होगा डायग्राम में। तो देखो पृथ्वी का जो बीच वाला भाग है वो क्या है, उभरा हुआ है, और उभरा हुआ होने के कारण यहाँ सूर्य ताप की प्राप्ति क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी, और सबसे ज़्यादा सूर्य ताप की प्राप्ति होने के कारण यहाँ क्या होगा, बाष्पीकरण अधिक होगा, और बाष्पीकरण अधिक होगा तो इस क्षेत्र के वायुमंडल में क्या पाई जाएगी, सर्वाधिक मात्रा में जलवाष्प पाई जाएगी। दूसरा कि जो ध्रुव हैं आपके, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, यहाँ क्या होता है कि सूर्य की किरणों के आपतन कोण में क्या होती है, वृद्धि होती है, और सूर्य की किरणों के आपतन कोण में वृद्धि होने से अर्थात ये कह सकते हैं कि ध्रुवों पर सूर्य की किरणों का तिरछापन अधिक हो जाता है, तिरछापन बढ़ जाता है, जिसके वजह से यहाँ क्या होगा, सूर्य ताप की कम प्राप्ति होगी, और सूर्य ताप की कम प्राप्ति होने की वजह से यहाँ का जो टेम्परेचर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और यहाँ का जो टेम्परेचर होगा विषुवतरेखीय क्षेत्र का वो क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। तो जहां टेम्परेचर अधिक होगा तो यहां क्या होगा, बाष्पीकरण की प्रक्रिया होगी, और बाष्पीकरण की प्रक्रिया होने के बाद में संघनन सबसे ज़्यादा किस क्षेत्र में होगा, इसी क्षेत्र में होगा, और संघनन इसी क्षेत्र में सबसे ज़्यादा होगा। तब क्या होगा, बरसात भी कौन से रीजन में सबसे ज़्यादा होगी, विषुवतीय क्षेत्र में सर्वाधिक बारिश होगी, और विषुवतीय क्षेत्र में सर्वाधिक बारिश होगी तो क्या होगा कि यहाँ सर्वाधिक बारिश होने के कारण वनस्पति की जो सघनता है वो भी सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाएगी,
भूमध्य रेखीय क्षेत्र में, और यहाँ वनस्पति की सघनता अधिक होगी, अर्थात पेड़ पौधे सबसे ज़्यादा पास पास कौन से रीजन में मिलेंगे, विषुवतीय क्षेत्र में मिलेंगे। तो वनस्पति की सघनता अधिक होने के कारण जैव विविधता भी कहाँ ज़्यादा होगी, भूमध्य रेखीय क्षेत्र में होगी। और जैव विविधता अधिक होगी तब क्या होगा, यानी कि यहाँ विभिन्न प्रकार के जीव जंतु पाए जाएंगे, विभिन्न प्रकार की वनस्पति पाई जाएंगी। आपने दक्षिणी अमेरिका में अमेजन वन का नाम सुना होगा, तो जो अमेजन के वन हैं वो किस रीजन में आते हैं, आपके भूमध्य रेखीय क्षेत्र में आते हैं, भूमध्य विषुवत रेखीय क्षेत्र में आते हैं। इसलिए वो जो वन हैं इतने ज़्यादा सघन है कि वहाँ विभिन्न प्रकार की वनस्पति, यानी कि कह सकते हैं कि सघनता के वजह से ये भी कहा जाता है कि उन दो पेड़ों के बीच में, अमेजन वन में अगर कोई व्यक्ति चला जाए मध्य जंगल के अंदर, तो अगर कोई व्यक्ति गुजरे वहाँ से तो दो पेड़ों के बीच में से होकर के वो व्यक्ति गुजर नहीं सकता, इतने सघन या घने वन यहाँ पाए जाते हैं। और जो अमेजन के वन हैं वो लगभग पृथ्वी के लिए कितने परसेंट, 20% ऑक्सीजन क्या करते हैं, उत्पन्न करते हैं। इसीलिए अमेजन वन को पृथ्वी का क्या कहा जाता है, फेफड़ा कहा जाता है। ठीक है, क्यों कहा जा रहा है फेफड़ा, क्योंकि वो लगभग पूरी वायुमंडल की ऑक्सीजन का कितना परसेंट उत्पन्न कर रहे हैं, 20% उत्पन्न कर रहे हैं। इसीलिए उनको क्या कहा जाता है, पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। ठीक है, अगर ये सवाल पूछा जाए कि बताइए वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा किस जलवायु प्रदेश में सबसे ज़्यादा होगी, तो आपको बेझिझक क्या बताना है कि यहाँ तो क्या है, टेम्परेचर कम है, जल तो है, लेकिन यहाँ किसकी कमी है, तापमान की कमी है। और यहाँ तापमान की कमी के कारण वो जल जम जाता है, इसलिए यहाँ बाष्पीकरण की प्रक्रिया नहीं हो पाती है। और बाष्पीकरण की प्रक्रिया नहीं हो पाती है तो यहाँ जलवाष्प की मात्रा भी क्या मिलेगी, कम मिलेगी। लेकिन यहाँ 0 डिग्री वाले क्षेत्र में तापमान अधिक है, जलीय क्षेत्र भी है, तो दोनों चीज़ें उपस्थिति होने के कारण यहाँ बाष्पीकरण की प्रक्रिया होगी। तो इस क्षेत्र में जो जलवाष्प की मात्रा है वो भी क्या होगी, सर्वाधिक पाई जाएगी। अब कई स्टूडेंट इस तरीके से सवाल करते हैं कि सर रेगिस्तान में जलवाष्प क्यों नहीं होता है, वहाँ तो तापमान है, तापमान सबसे ज़्यादा रहता है। तो देखिए रेगिस्तान वाला जो रीजन है वहाँ तापमान सर्वाधिक रहता है, मानते हैं, लेकिन जलवाष्प को प्रभावित करने वाले कारकों में केवल एक तापमान ही जिम्मेदार कारक नहीं है, इसके साथ साथ और कौन कौन सी चीज़ें जिम्मेदार हैं, वहाँ जल की उपस्थिति होनी चाहिए, सागरीय क्षेत्र होना चाहिए। तो रेगिस्तान वाले रीजन में टेम्परेचर तो अधिक है, लेकिन क्या नहीं है, वहाँ जल नहीं है, तो जल की अनुपस्थिति में बाष्पीकरण हो ही नहीं सकता। और जब जल होगा तब बाष्पीकरण किसका होगा, जल का होगा। इसीलिए ये वाला जो रीजन है 90 डिग्री वाला रीजन, तो यहाँ जल भी है और टेम्परेचर भी है, लेकिन टेम्परेचर इतना कम है कि इस जल को जमा देता है, तो यहाँ बाष्पीकरण क्या होगा, नहीं हो पाएगा। तो बाष्पीकरण कम हो जाएगा, और बाष्पीकरण कम होने की वजह से यहाँ वर्षा क्या होगी, कम होगी। और वर्षा कम होगी तो यहाँ वनस्पति भी क्या पाई जाएगी, बहुत कम पाई जाएगी। दूर दूर पेड़ होंगे, लगभग कैसे पेड़ होंगे, कटीले होंगे, जिनकी जड़ें पृथ्वी के अंदर, धरातल के अंदर क्या होंगी, बहुत दूरी तक फैली होंगी। ऐसे ही जहाँ रेगिस्तान होते हैं, और रेगिस्तान वाले रीजन में क्या होगा, वहाँ टेम्परेचर तो है लेकिन जल नहीं है, वहाँ भी बाष्पीकरण नहीं हो पाता। बाष्पीकरण नहीं होगा तो वर्षा की मात्रा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और वर्षा की मात्रा कम हो जाएगी तो वनस्पति की सघनता भी क्या होगी, सबसे कम होगी, न्यूनतम होगी। अर्थात कह सकते हैं कि इस वाले रीजन में किस तरह के वृक्ष पाए जाएंगे, कटीली झाड़ियाँ पाई जाती हैं, कटीले पेड़ पाए जाते हैं, छोटे छोटे वृक्ष मिलेंगे, जिनकी जो जड़ें होती हैं वो क्या होती हैं, धरातल में बहुत दूरी तक फैली हुई होती हैं। लेकिन यहाँ क्या होगा, लंबे सदाबहार वन मिलेंगे। अगला पॉइंट ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि जो मरुस्थलीय क्षेत्र हैं वो कौन से कटिबंधों में पाए जाते हैं, तो आप कह सकते हो कि 0 से 30 डिग्री का जो कटिबंध है, चाहे वो उत्तर में हो चाहे दक्षिण में हो, यहाँ क्या पाए जाते हैं, सर्वाधिक मरुस्थल पाए जाते हैं, डिजर्ट पाए जाते हैं। तो ये तो बात किसकी होगी, हमारी जलवाष्प की मात्रा की। तो सबसे कम कहाँ मिलेगी, ध्रुवों पर। ध्रुवों पर कम मिलेगी और भूमध्य रेखा पर अधिक मिलेगी। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है बस। अगर आप 0 डिग्री से ध्रुवों की ओर जा रहे हैं तो जलवाष्प की मात्रा में कमी आएगी, और ध्रुवों से 0 डिग्री की ओर आ रहे हैं तो जलवाष्प की मात्रा में वृद्धि होगी। तो ये तो हो गई हमारी जलवाष्प। अगली जो गैस आ रही है वो है अपनी ओजोन गैस। ठीक है,
ये चीज़ें समझ गए होंगे आप लोग जलवाष्प की, कि जलवाष्प सबसे ज़्यादा कहाँ मिलेगी। चलिए चौथा पॉइंट आ रहा है अपना ओजोन गैस। O3 अर्थात ये ऑक्सीजन के 3 एटम से मिलकर के बनी होती है, इसीलिए इसको ओजोन कहा जा रहा है। 3 एटम कैसे, ठीक है ये। तो देखिए ओजोन गैस कहाँ पाई जाती है, पहली चीज समताप मंडल में, किस रूप में, ओजोन परत के रूप में, किस रूप में, ओजोन परत के रूप में। तो इसका जो कार्य है वो क्या है, ये सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को क्या करती है, अवशोषित कर लेती है। ठीक, ये चीज़ क्लियर हो गई यहाँ तक। दूसरी बात आ रही है कि जो ओजोन गैस है इसकी मात्रा में कमी आ रही है, और कमी क्यों आ रही है। तो देखिए मनुष्य जब से भौतिक सुविधाओं का लाभ उठाने लगा है तब से क्या हुआ, CO2 की मात्रा में वृद्धि हो रही है, और CO2 की मात्रा में वृद्धि होने के साथ साथ एक गैस और है हमारी CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन। कौन सी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है ये कैसे उत्सर्जित होती है, कैसे बनती है। तो देखिए शीतलक के रूप में बड़े बड़े फैक्ट्रीज में, बड़ी बड़ी कंपनियों में क्या किया जाता है, फ्रीऑन गैस का प्रयोग किया जाता है। हम लोग भी जब घरों में रेफ्रिजरेटर, फ्रिज का उपयोग करते हैं, AC का उपयोग करते हैं, तो जो फ्रीऑन गैस है वो क्या होती है, जब ठंडक पैदा करती है तो क्या होगी, किस में कन्वर्ट हो जाती है, वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन में कन्वर्ट हो जाती है। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन फिर ये कहाँ जाता है, वायुमंडल में जाता है। और इस क्लोरोफ्लोरोकार्बन या कह सकते हैं कि कार्बन की मात्रा में वृद्धि होने के कारण ओजोन परत में क्या हो रहा है, कमी आ रही है। और ओजोन परत में कमी आने के कारण जो सूर्य की पराबैंगनी किरणें ये कहाँ तक आ जाती हैं, पृथ्वी तक आ जाती हैं, ठीक है, जिसकी वजह से ओजोन गैस में क्या हो रहा है, छेद हो रहा है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसके किसके CO2 के उत्सर्जन को कम करने के लिए बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं। कई बार हर साल, प्रत्येक वर्ष क्या होता रहता है, इसके ऊपर कई संधियां होती रहती हैं, सम्मेलन आयोजित किए जाते हैं। तो ये थी आपकी ओजोन गैस। और इसके बाद में जो हमारा लास्ट पॉइंट आज का बचता है वो ये बचता है इसके संगठन में ही धूल के कण अर्थात एयरोसोल का। चलिए धूल के कण किसे कहते हैं, आप सभी समझ रहे होंगे। जब आप लोग घर की सुबह सुबह सो के उठते हैं तो घर की जब खिड़की खोलते हैं तो आपको दिखता होगा कि सूर्य की रोशनी में बहुत छोटे छोटे से क्या पाए जाते हैं, आपके कण पाए जाते हैं। वही क्या है, आपके धूल के कण हैं, जो कहाँ पाए जाएंगे, वायुमंडल में पाए जाएंगे। तो इनकी जो पहली विशेषता होगी कि ये वायुमंडल की कौन सी परत में पाए जाते हैं। तो देखिए धूल कण वायुमंडल की निचली परत में पाए जाते हैं। ठीक है, पहली चीज ये क्लियर हो गई। दूसरी बात आती है कि ये इनका कार्य क्या है। तो देखो अभी आपने देखा था कि जो बाष्पीकरण हो रहा है, यानी कि नीचे से धरातल से जल की बूंदें बाष्पीकृत होकर के कहाँ गई, वायुमंडल में गई। तो वायुमंडल में उनका जो संघनन होगा उनको कौन ऑब्जर्व कर लेगा, तो जो धूल के कण पाए जाते हैं वो क्या कर लेते हैं, आर्द्रता को ग्रहण कर लेते हैं। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, आर्द्रताग्राही नाभिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आर्द्रताग्राही नाभिक कहा जाता है। यानी कि जब वही बाष्पीकृत बूंदें वायुमंडल में आएंगी तो उनको संघनित करके अर्थात अपनी ओर ऑब्जर्व कौन कर लेगा, ये धूल के कण कर लेते हैं। तो इन धूल के कणों से वो चिपक जाते हैं। इसीलिए ये जब आर्द्रताग्राही नाभिक बन जाएंगे तो इसी प्रक्रिया में क्या होगा, बादलों का निर्माण होता है। क्या होगा, बादलों का निर्माण होगा। और जब बादल बनते हैं तभी क्या होगी, आपकी वर्षा होगी। ठीक है, तो इनका काम क्या हो गया, आर्द्रता को
ऑब्जर्व करना, इसीलिए इनको क्या कहा जा रहा है, आर्द्रताग्राही नाभिक कहा जा रहा है। दूसरी बात आती है कि जो धूल के कण हैं ये सूर्य ताप को रोकने का और परावर्तित करने का कार्य करते हैं। ये सूर्य ताप को रोकने व परावर्तित करने का कार्य करते हैं। ठीक है, दो काम हो गए इसके। अगला जो मुख्य पॉइंट आ रहा है, आपने ये देखा होगा जैसे ही जब सूर्योदय होता है या सूर्यास्त होता है तो उस समय जो सूर्य का रंग है वो कैसा हो जाता है, लाल और नारंगी दिखाई देता है। तो लाल और नारंगी रंग की छटाओं का निर्माण जब सूर्योदय और सूर्यास्त के समय होता है वो किसके कारण होता है, धूल के कणों के कारण होता है। ठीक है, तो कह सकते हैं कि ये सूर्योदय व सूर्यास्त के समय लाल व नारंगी रंग की छटाओं का निर्माण करते हैं। ठीक है, लास्ट पॉइंट हमारा ये आ रहा है इसमें कि आकाश का जो नीला रंग है, तो आकाश का नीला रंग हमें किसके कारण दिखाई देता है, धूल के कणों के कारण दिखाई देता है। आकाश का नीला रंग धूल कणों के कारण दिखाई देता है, की उपस्थिति के कारण। ठीक है, तो ये हो गया आज का हमारा टॉपिक। देखिए कई विद्यार्थी क्या करते हैं, जैसे ज्योग्राफी के स्टूडेंट से अगर आप पूछोगे कि आकाश का नीला रंग किस प्रकार से दिखाई देता है तो वो इसका आंसर बताएगा, धूल के कणों के कारण। लेकिन अगर यही सवाल हम साइंस के विद्यार्थी से करते हैं कि आकाश का नीला रंग किसके कारण दिखाई दे रहा है, तो वो यहाँ धूल के कणों की जगह क्या बताएगा कि इसका जो नीला रंग है वो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई देगा। किसके कारण बताएगा, प्रकीर्णन के कारण। ठीक है, साइंस का स्टूडेंट इसका आंसर क्या देगा, प्रकीर्णन, और ज्योग्राफी का स्टूडेंट क्या देगा, धूल के कणों के कारण। अब जो वायुमंडल की संरचना है इसके बारे में विस्तार से चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आप मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।